हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैंक देखेंगे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में हम लोग शेड्यूल बैंक हो गया, हम लोग का साथ ही साथ नॉन शेड्यूल बैंक इसको बोलते हैं, सो देखेंगे। इस शेड्यूल बैंक के अंदर में बहुत तरह का बैंक आता है, जैसे कि आपको कमर्शियल बैंक होगा, कमर्शियल बैंक के अंदर में आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, आपका प्राइवेट फॉरेन, आपका रीजनल रूरल बैंक, ये सारा अलग अलग का बैंक आता है। ठीक है, तो सबको हम लोग क्या है ना एकदम डिटेल में देखेंगे। अभी क्या है, अभी बस हमको समझ लिया, आपको चार्ट बस बता दे रहे हैं, ये सब आपका चार्ट के अंदर में आ जाएगा, जिसमें आपको सिंपली ये बताएंगे कि कौन सा बैंक किसके अंदर में आता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग पूरा एकदम थ्रोली डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए एक एक करके सबको देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या हम लोग को, सबसे पहला हम लोग को शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के अंदर में हम लोग क्या आता है, एक आएगा हम लोग क्या कमर्शियल बैंक। कमर्शियल के बैंक के अंदर में आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और आपका रीजनल रूरल बैंक। ये आता है हम लोग का कमर्शियल बैंक के अंदर में, ये चार। ठीक है, ये चार हम लोग का कमर्शियल बैंक के अंदर में आएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। और पहले क्या होता था ना, पब्लिक सेक्टर बैंक को हम लोग दो भाग में पढ़ते थे। एक पढ़ते थे नेशनलाइज बैंक बोल के, जिसको हम लोग सरकारी कंपनी मेनली बोलते हैं बच्चों। एक हो गया हम लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका अलग अलग ग्रुप या फिर बोले उसका अलग अलग एसोसिएट। ठीक है, अब है क्या ना, तो इसको हम थोड़ा क्लियर आपको कर दे रहे हैं। अब है क्या कि 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 के बाद से क्या हुआ है ना कि एसबीआई का एसबीआई और जितना भी उसका ग्रुप था, यानी जिसको बोले एसोसिएट था, इन सब को 1 अप्रैल 2017 के बाद क्या मर्ज कर दिया गया। अप्रैल 2017 के बाद क्या उसको मर्ज कर दिया, तो अब एसबीआई और एसोसिएट बैंक बोल के अलग से डिस्टिंक्टिव कैटेगरी नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए क्या हम लोग एसबीआई को सिंगल पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही पढ़ते हैं। यानी कि अब एसबीआई भी इसी में केवल पढ़ाएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह, यानी बाकी जो नॉर्मल बैंक जैसे पढ़िएगा, जो नेशनलाइज बैंक है, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब, तो ये सब अब आपका सेम कैटेगरी में पढ़ाएगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, तो ये भी आपका एसबीआई भी उसी तरह का कैटेगरी में पढ़ाएगा। पहले अलग अलग हुआ करता था, ये आपका अप्रैल 2017 से पहले। ठीक है, अप्रैल 2017 से पहले अलग अलग उसको हम लोग पढ़ा करते थे, अब हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इसी आपका शेड्यूल बैंक में एक है आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा हम लोग का है क्या आपका कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में दो तरह का हमको पढ़ना है, एक है आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर में आपका शॉर्ट टर्म और आपका लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक है। फिर बी आपका क्या है, आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसमें आपका सिंगल स्टेट और आपका मल्टी स्टेट या बोले मल्टीपल स्टेट है। ठीक है, इसी के अंदर में आपका शेड्यूल बैंक है। तीसरा क्या आपका आता है, आपका डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप क्या पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा अपनाबाद, सिडबी, आपका आईएफसीआई, ये सब आप डिटेल में देखिएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके आपका एक पूरा अलग कैटेगरी बनता है, जो आपका इधर शेड्यूल बैंक था, इधर आपका नॉन शेड्यूल बैंक, बैंकिंग की दुनिया में ऐसे। ठीक है, ये बैंकिंग, तो इसके अंदर में वो सब आने के बाद ये नॉन शेड्यूल बैंक आपका सीधा यहाँ पर फाइनली अलग से आपको दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग सबको डिटेल में करके देखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई शेड्यूल बैंक बोलने का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ पहले पढ़िए। शेड्यूल बैंक बोलने का मतलब हुआ कि जो आपका आरबीआई का सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड होगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, शेड्यूल बैंक। सिंपल सा मतलब याद रखिएगा, सिंपल सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड शेड्यूल में आरबीआई का जिसका नाम होगा, इंक्लूड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, शेड्यूल बैंक। ठीक है, अब शेड्यूल बैंक आने के लिए आपको कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर शेड्यूल बैंक का कैटेगरी में आना चाहता है तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन कहाँ डिफाइन है आपका, सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है कि भाई कैपिटल लिमिट क्या लगा हुआ है। कैपिटल लिमिट है ये पेड अप कैपिटल और एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 लाख। हालांकि थोड़ा कम आपको लग रहा होगा, पर जितना है क्या बोलेगा, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, डिपोजिटरी सेफ्टी होना चाहिए, यानी कि जो पब्लिक आपका पैसा में जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, उससे आप उसका सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। कस्टमर के साथ आपको आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो कस्टमर का इंटरेस्ट है, उससे वो डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, मतलब अलग नहीं होता, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये है एंटिटी टाइप, ये जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर सेकंड शेड्यूल में आना है तो उसको या तो कोई कॉर्पोरेशन होना पड़ेगा या तो फिर वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता, या नहीं वो सिंगल पर्सन पार्टनरशिप हो सकता है। समझ में आई ये बात? ठीक, प्रिविलेज क्या मिलेगा अगर आप सेकंड शेड्यूल में आ जाते हैं तो, एक मिलेगा आपको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फैसिलिटी मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आरबीआई अगर कोई लोन नहीं देगा तो लास्ट में कौन जिंदाबाद, आरबीआई। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलने का मतलब क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन समझ लीजिए। जैसे आप एसबीआई, मान लीजिए आपके पास एसबीआई का आपके पास एटीएम कार्ड है, आप पैसा निकाले एक बार आईसीआई से, फिर कभी निकालिए एक्सिस से, कभी निकाल लिए आप अलग बैंक से, ठीक है, या कभी आप खुद से निकाल लिए। तो होता क्या बच्चों,
इन सबको सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, कि भाई ICICI कस्टमर एक्सिस का, यानी सबका कस्टमर अलग अलग बैंक से निकाल रहा है, तो ये लोग क्या करता है, बैठ करके उसको भाई डिटेल में एनालाइज करता है कि किसका कस्टमर किसको कितना देगा, मतलब कौन बैंक किसको देगा और कौन बैंक कितना किससे लेगा। तो ये सारा सेटलमेंट करने का काम कौन कर देती है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन आपका RBI प्रोवाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होगा उसको आपको हैंडल करने मिलेगा इस शेड्यूल में आ जाइएगा तो। जैसे कि क्या, जैसे कि गवर्नमेंट का जो अलग अलग बिजनेस आता है उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आपको जनधन योजना को हैंडल कीजिएगा, जैसे आप अगर JRF निकाल लीजिएगा तो आपको जो बैंक जो डील करेगा ना वो आपको कौन बैंक है, वो है आपका कैनरा बैंक। ठीक है, तो क्या इसको मिलेगा वो फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, अब कुछ ऑब्लिगेशन है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक CRR मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, RBI में कुछ मिनिमम बैलेंस जमा करना पड़ेगा। SLR आपके पास अपना लिक्विडिटी का फॉर्म में कुछ जमा होना चाहिए। कंप्लायंस और जो भी रूल रेगुलेशन है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप सेकंड शेड्यूल में आना चाहते हैं तो। ठीक, तो ये वही सब था। अब यहाँ पर सीधा देखिए, अब शेड्यूल बैंक क्लियर हो गया। अब शेड्यूल बैंक के अंदर में 4 कैटेगरी आएगा आपका, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और RRB। सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्या हम लोग पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इसको बोलते हैं। देखिए, सेक्टर बैंक बोले हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक बोलने का मतलब है कि इसका ओनरशिप कौन है, ओनरशिप कौन होल्ड करता है। ठीक है, सेक्टर बोलने का मतलब क्या होता है कि ओनरशिप कौन होल्ड करके रखा हुआ है। तो किसी को अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसका मोर देन 50%, याद रखिएगा, मोर देन 50%, इक्वल टू नहीं, मोर देन 50%। ठीक है, मोर देन 50% अगर शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो क्या कहलाएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। आगे देखिए, ये सब बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेनली सोशल फेयर या रूरल डेवलपमेंट होता है। ये लोग का भी देखिए, ये लोग का भी मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है, पर अधिकतर ये लोग सोशल वेलफेयर ही करने बैठा रहता है। और मैं जैसे क्या, आपका ये लोग, आपका जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, यही लोग आपको जैसे जनधन योजना मिल गया, जैसे आपको बताएं कैनरा वाला बैंक हो गया, जो अभी मनरेगा जो चलेगा जिसको हम नरेगा बोलते हैं, रोजगार जो योजना है 100 दिन का जो मिलता है, वो भी आपका यही सब बैंक हैंडल करता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ही उसको हैंडल करेगा और दूसरा कोई बैंक हैंडल नहीं करता है। ठीक, देखिए एक वजह देखिएगा मैनेजमेंट को लेकर के, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स while bank functions independent while bank functions independently under RBI guidelines। ठीक है, उस पर जो कौन बैठेगा क्या होगा वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में इस पर डिसाइड करेगी भाई कौन आदमी को बैठाना है, पर जो रूल रेगुलेशन जो गाइडलाइन है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका RBI। समझ में, पर्सन भले गवर्नमेंट बैठाएगी पर रूल रेगुलेशन तो भाई आपका RBI डिसाइड करेगा। ठीक है, RBI, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन आता है बच्चों, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बहुत सारा बैंक है। फिर हम लोग आते हैं किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलने का मतलब होता है कि इसका जो शेयर है ना, मेजोरिटी ऑफ द शेयर आपका प्राइवेट इंडिविजुअल बोलिए चाहे कंपनी लोग के पास या अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड में वो लोग जो आता है सो, एक जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर होता है सो, इन लोगों के पास मेनली शेयर उन लोग का होगा। मतलब मेनली जो ओनरशिप है, ओनरशिप है क्या, पब्लिक के पास बोलिए चाहे कंपनी लोग के पास या फिर बोले इंडिविजुअल इन्वेस्टर लोग के पास होता है प्राइवेट सेक्टर में। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है लोग का, लोग कोर ऑब्जेक्टिव होता है भाई प्रॉफिट मोटिव, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना, एफिशिएंसी प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है। देखिएगा ना, देखिए पब्लिक बैंक रहेगा जैसे कि आपका SBI, उसका सर्विस बहुत घटिया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे आपका ICICI, HDFC, इन लोगों का सर्विस बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये लोग आपको बस सोफा में बैठा के AC में बढ़िया रखता है, ये लोग तो भाव तक नहीं देगा आपको, SBI वाला सब है कि नहीं। अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा भाई, के लोग भाव तक नहीं देता है, भाव खाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर पहले भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। पहले कब, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले 1991 से पहले, जैसे क्या आपका फेडरल बैंक, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद बहुत सारा नया नया बैंक खुला है, जैसे आपका HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अब यहाँ पर आपको कुछ हम समझाना चाहेंगे बच्चों, जैसे कि आपको देखिए HDFC है, ICICI, एक्सिस बैंक है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। बहुत बार बच्चा लोग ना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सुन लीजिए। देखिए कुछ थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जब हम लोग वर्ड सेक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, सेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसको, आपका ओनरशिप को, आपका जनरली वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ओनरशिप को। और जब हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कंपनी लिखते हैं ना, लिमिटेड कंपनी, तो रिप्रेजेंट करता है भाई कि उसका शेयर आम पब्लिक लोग खरीद सकता है कि नहीं, इस टाइप से। तो इससे होता क्या है बच्चों, अगर अभी आप घुस जाइएगा विकिपीडिया पेज में और देखिएगा कि HDFC के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें आपको दिखेगा क्या, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दिखेगा आपको वो। तो क्या वो पब्लिक बैंक हो गया, जैसे आपको बताएं कि भाई
अभी आपको पढ़ा रहे क्या कि वो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन आप विकीपीडिया में जाके देखिएगा क्या लिखा रहेगा आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया? क्या हम गलत पढ़े? क्या वो गलत लिखा है? नहीं, आप चीजों को समझे नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं क्या, ये है, आप जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कि वो आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बोलने का मतलब होता है कि इसका ओनरशिप आपका, सेक्टर बोलने का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर बोलने का मतलब हो गया कि इसका जो ओनरशिप है, ओनरशिप जो है ना आपका गवर्नमेंट पास नहीं है, ठीक है। इसका ओनरशिप गवर्नमेंट पास नहीं है, पर मैं इसका ओनरशिप गवर्नमेंट पास नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक बोले मतलब इसका ओनरशिप गवर्नमेंट पास नहीं है, इसका ओनरशिप इसके पास है अलग अलग आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पर जो था देखिए, अलग अलग आपका प्राइवेट में क्या था, अलग अलग आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल हो गया, आपका कंपनीज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन लोगों के पास मेनली ओनरशिप है, ठीक है। अब उसका शेयर अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका नाम के आगे जुड़ जाएगा क्या, आपका लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पर मैं तो दोनों में अंतर ये है, देखिए, क्योंकि उसका जस्ट शेयर अवेलेबल है ना मार्केट में, उसका शेयर आपको बहुत आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कहलाती है। लेकिन इसका ओनरशिप जब देखने जाइएगा, तो ओनरशिप मेनली इसका गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग के पास है, पब्लिक के पास है, ये लोग के पास है, इसलिए वो कहलाती है क्या, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आई आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग चीज है, जब प्राइवेट सेक्टर बैंक बोल रहे होते हैं ना, इट मीन्स कि उसका ओनरशिप गवर्नमेंट पास नहीं है, पहला चीज ये, सेक्टर बोलने का मतलब ये है। अब और अगर उसमें लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ, इट सिंपली मीन्स कि उसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है इजिली खरीदने और बेचने को, समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप चले गए विकिपीडिया का पेज, वहां दिख रहा है आपको क्या, HDFC, और वहां पर लिखा हुआ क्या, पब्लिक, और आप यहाँ पढ़ा क्या रहे हैं, आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं भाई कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो आप ये मत सोचिएगा हम गलत पढ़ा दिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं है, और आपको विकिपीडिया पेज में पब्लिक से लिखा हुआ है क्योंकि उसका शेयर मार्केट में इजिली आपको अवेलेबल मिलेगा, कभी भी आप खरीद और बेच सकते हैं, इसलिए उसके आगे पब्लिक लिखा हुआ है, समझ में आया? तो डिफरेंस को जरा ध्यान में रखिएगा। गाइडलाइन क्या है सोचो, ठीक है, ये थोड़ा चेंज होते रहता है बच्चों, ठीक है। आउटडेट पहले क्या था कि भाई मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ था, अब मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ठीक है। पहले FDI बाय सिंगल कितना था, 10%, अब टोटल कितना है, 74%, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ अप टू 74% इन अ प्राइवेट बैंक, अप टू 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट, और बियॉन्ड 49% आपका रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। मतलब 49% आप सीधा ऑटोमेटिक बिना गवर्नमेंट का अप्रूवल कर सकते हैं, और उससे अधिक के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर फॉरेन और प्राइवेट बैंक और फॉरेन होल्डिंग कितना है, पहले कितना था, 5%, अभी भी 5% है, लेकिन अब अप्रूवल रूल लगा हुआ है। एनी इंडिविजुअल और एंटिटी एक्वायरिंग 5% और मोर और मोर द बैंक पेड अप शेयर रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द RBI। अब आपको RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में ध्यान रखने वाली बात यह है इंटरेस्टिंगली कि एक में गवर्नमेंट का अप्रूवल है और एक में RBI का अप्रूवल है। FDI बाय सिंगल एंटिटी, ये जो था टोटल जो लिमिट है FDI का, वो आपका 49%, इसमें आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। फॉरेन और प्राइवेट और फॉरेन होल्डिंग सब में, इसमें जो आपको मिल, जो बैंक से रिलेटेड है, उसमें आपको RBI का अप्रूवल चाहिए 5% से अगर वो ज्यादा रहा तो, ठीक है। अब आते हैं, देखिए और भी कुछ कुछ चीज जो आपको जानने का जरूरत है। एक क्या है आपका प्राइवेट बैंक के बारे में आप कुछ और भी कुछ सीख लीजिए, जैसे क्या, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो था आपका प्राइवेट बैंक है, जो आपका 2000 पहला बैंक है, वो जो आपका कोलैप्स के बाद प्राइवेट बैंक बना था, ठीक है, जो मर्ज के बाद में आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, याद रखिएगा। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक किससे मर्ज कर गया था, आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से। बहुत ही रेयर केस में पहले फर्स्ट बैंक पूछता है, ठीक है, जनरली यही सब पूछता है वो, पर अगर सिंपली देखिए फर्स्ट बैंक पूछेगा तो होता क्या ना, इससे बहुत बैंक का हिस्ट्री थोड़ा सा अजीब टाइप से है, तो बैंक हिस्ट्री अगर आप डायरेक्ट वैसे नहीं पूछेगा, देखिए तो देखिए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो प्राइवेट बैंक है, जब 2004 में कोलैप्स कर गया तो मर्ज कर गया किससे, आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है, पहला बात तो ये। दूसरा क्या है, HDFC को लेकर के, HDFC को पहला बैंक है जिसको लाइसेंस मिला था, ठीक है, लाइसेंस मिला था RBI द्वारा 1994 में, कौन था वो, आपका HDFC बैंक। मिनिमम कैपिटल लिमिट कितना है, 500 करोड़ का। FDI लिमिट आपको बता दिए, और शेयर होल्डर लिमिट, तो ये सब तो हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों, प्राइवेट बैंक। अब आ जाइए फॉरेन बैंक, किसको बोलते हैं फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक में बच्चा लोगों को लगता है वो सेम चीज है, नहीं, अंतर है। प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक बोले का मतलब सिंपल है भाई, वो गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है, वो आम पब्लिक लोग का है। फॉरेन बैंक बोलने का मतलब है कि इस बैंक का जो हेड ऑफिस है ना, वो अपना कंट्री में नहीं है, इंडिया में नहीं है,
वो इंडिया के बाहर है, ठीक है, वो इंडिया के बाहर से उसको कंट्रोल कर रहा है। उसका या तो कोई ब्रांच होगा इंडिया में, उस बैंक का या तो ब्रांच होगा या तो उसका कोई सब्सिडियरी होगा इंडिया में, और उसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है, HQ क्या है, मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है, वो आपका फॉरेन में है। अंदर समझ में आया? इसका हेड, फॉरेन बैंक बोलने का मतलब क्या है कि उसका हेड क्वार्टर आपका फॉरेन कंट्री में, दूसरा कंट्री में है, और उसका ब्रांच हो चाहे सब्सिडरी वो कहाँ, वो आपका इंडिया में है। उस तरह का बैंक को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन बैंक। ठीक है, ये रेगुलेट कैसे करती है, इसमें रेगुलेशन कैसे होगा, अगर दो जगह है तो ऑब्वियसली ड्यूअल रेगुलेशन होगा। एक अगर आप इंडिया में है तो RBI का रेगुलेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिस कंट्री में उसका मेन हेड क्वार्टर है उसका भी उसका नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसको दोनों का कानून मानना पड़ेगा। ठीक है, दे मेनली सर, इस तरह का बैंक मेनली क्या करता है भाई, ये मल्टीनेशनल होता है, आपका हाई नेटवर्थ, ऑब्वियस भाई उतना पैसा रहेगा तभी ना आप दूसरा कंट्री में खोल पाइएगा, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कौन कौन है, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, आपका HSBC, ये सब अलग अलग बैंक आपका क्या है, एक बार आपका ये लोग फॉरेन बैंक है, ये लोग का ब्रांच है या सब्सिडरी है इंडिया में, पर मेन हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, ये कहाँ है, दूसरा कंट्री में है। ठीक, तो ये हो गया, तो फॉरेन बैंक बोलने का मतलब ये सब हो गया बच्चों। अब इसमें क्या कहते हैं, HSBC के बारे में सुनिए। HSBC one of the oldest foreign bank. It has been operating in India since 1853 and is over 100 years old. 100 साल से पुराना बैंक आपका कौन है, आपका HSBC है। ठीक है, ये आपका one of the most oldest foreign sector बैंक है। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म क्या क्या चेंज आया सो देखिए। 1991 के बाद 27 नया फॉरेन बैंक मार्केट में इंडियन मार्केट में एंट्री किया था। प्रायोरिटी क्या है देखिए इन लोग का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, foreign bank must provide 40% of their loans to the priority sectors. If they fail to achieve this target, they must deposit the shortfall in funds such as IRDF managed by NABARD. तो ये जो आपका, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, जो फॉरेन बैंक है ना, इन लोग पे काफी सारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। पहला रिस्ट्रिक्शन तो यही कि इन लोग का जो फंडिंग है ये 40% लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर को देगा। प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड कौन करेगी, वो RBI डिसाइड करेगी। RBI डिसाइड करेगी भाई ये आपका प्रायोरिटी बोले का मतलब, इसको पहले RBI बोले कि इसको दो तो आपको उसको देना। सिंपल बोल भाषा में प्रायोरिटी बोलने का मतलब यही होता है बच्चों। प्रायोरिटी सेक्टर RBI डिसाइड करती है कि भाई जहां उसको लगेगा कि देश का जिस कोना में या जिस सेक्टर को लॉस हो रहा है या पैसा का रिक्वायरमेंट है, तो RBI बोलेगी कि उस सेक्टर में आप पैसा को खर्च कीजिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायोरिटी सेक्टर। वोटिंग राइट्स क्या है, इफ अ फॉरेन बैंक परचेज शेयर्स इन इंडियन बैंक, इट्स वोटिंग राइट्स आर लिमिटेड अप टू 50%। ठीक है, अगर कोई फॉरेन बैंक, उनके पास बहुत पैसा होता है, अगर वो इंडियन बैंक में पैसा खर्च करती है तो उसको मात्र 15% का ही वोटिंग राइट्स मिलेगा। जरूरी है, क्यों, वरना ये लोग बैठे बैठे विदेश से ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाएगा। इसलिए 15% ही राइट्स अवेलेबल है। ठीक है, 15%। समझ में? कॉम्पिटिशन, फॉरेन बैंक कम्पीट विद बोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, उसको दोनों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। कस्टमर बेस तो उसको भाई इंटरनेशनल भी होगा और बड़ा बड़ा कस्टमर होगा फॉरेन बैंक सबका। अब इंडिया में एंट्री कैसे कर सकता है, इंडिया में एंट्री करने का दो तरीका है, एक ब्रांच मॉडल और एक क्या है आपका कन्वर्जन। ब्रांच मॉडल में क्या बोलता है, दे कैन ओपन ब्रांच इन इंडिया और एस्टैब्लिश होली ओन सब्सिडरी। तो बताएं, सब्सिडरी खोल ले या तो भाई इंडिया में कोई ब्रांच खोल दे, तो उस तरह से वो इंडिया में एंटर कर सकता है। दूसरा क्या है, कन्वर्जन। Since 2010 फॉरेन बैंक्स आर अलाउड टू कन्वर्ट देयर इंडियन ब्रांच इनटू होली ओन सब्सिडरी, चाहे तो लोग कन्वर्जन भी कर सकता है। ठीक है, ये कन्वर्जन को लिखा हुआ है। ठीक, मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, फॉरेन बैंक मस्ट मेंटेन मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 बिलियन, उसके पास 500 करोड़ होना चाहिए, तब जाकर के वो इस फील्ड में उतर सकता है फॉरेन बैंक में। ठीक है, यानी कि विदेश में ब्रांच है और इंडिया में उसका मेन हेडक्वार्टर जो है, HQ जो है हेडक्वार्टर, वो दूसरा कंट्री में है और इंडिया में ब्रांच है। अगर ऐसा खोलना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए, तब 500 करोड़ बेसल 3 में ये नॉर्म्स पे लिखा हुआ सर मैं बच्चों। तो ये था, तो ये हम लोग का था फॉरेन बैंक के बारे में। ठीक है, फॉरेन बैंक के बारे में आपको मेनली क्या जानने की जरूरत पड़ा भाई, कि फॉरेन बैंक सब जो होता है ये आपका आउटसाइड द इंडिया होता है। ठीक है, उसका ब्रांच खाली इंडिया में होता है। मेन हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मेन हेडक्वार्टर होगा आपका बाहर फॉरेन में, इसका अलग अलग ब्रांच कहाँ होगा, इंडिया में। ब्रांच अभी बोले सब्सिडरी इंडिया में, जैसे यहाँ पे क्या था, सिटी बैंक, HSBC, ये सब। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या, रीजनल रूरल बैंक। इसको हम लोग और अच्छा से डिटेल में देखेंगे, अभी बस क्या अब इसी में लेके चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा उतना डिटेल में देखेंगे, बाद में और अच्छा डिटेल में देखेंगे। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ऑर्डिनेंस पास हुआ था 1975 में। ठीक है, टू स्टैब्लिश रीजनल रूरल बैंक। RRB एक्ट पास कब हुआ था आपका, 1976 में।
फर्स्ट आरआरबी, जो पहला आरआरबी था ऑन 2 अक्टूबर 1975, फर्स्ट आरआरबी जो था वो कितना था, केवल 5 था, याद रखिएगा। फर्स्ट 5 आरआरबी कौन कौन था, आपका आपका जयपुर, आपका भिवानी, आपका मुरादाबाद, आपका मालदा और गोरखपुर, इस 5 जगह में, इस 5 जगह में फर्स्ट आरआरबी 5 खोला गया था। कब, आपको 2 अक्टूबर 1975 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया, उसमें से भी जो पहला, ये सब 5 अलग अलग जगह खोला गया था। पहला जो बैंक था, जो आरआरबी था, वो क्या था आपका, प्राथमा बैंक। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुरादाबाद, कहाँ, आपका उत्तर प्रदेश में। इसको स्पॉन्सर कौन किया था, सिंडिकेट बैंक। ये सारा याद कीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला आरआरबी बैंक का नाम क्या था, प्राथमा बैंक, जो कहाँ थी, आपका मुरादाबाद में, जो कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश। स्पॉन्सर कौन किया था, आपका सिंडिकेट बैंक, ठीक है। देखिए ये रहा मुरादाबाद, ठीक है। यानी कि इस 5 जगह में पहली बार खुला था। उसके बाद जो उसमें इस 5, ये 5 अलग अलग प्लेस है बच्चों, 5 अलग अलग बैंक नहीं है, ये 5 अलग अलग प्लेस है। इसमें आपका आरआरबी खुला था, और उसमें भी जो सबसे पहला आरआरबी था वो कहाँ था, वो आपका इसमें, इस मुरादाबाद में था। समझ में आया, तो यहीं पर वो यही चीज लिखा हुआ था। अब शेयर होल्डिंग सुनिए आरआरबी का। आरआरबी का जो जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। सेंट्रल बैंक कितना देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है, 50%। स्पॉन्सर बैंक, यानी कि जैसे यहाँ पर इंडिकेट बैंक स्पॉन्सर किया था ना प्राथमा को, तो स्पॉन्सर बैंक कितना देती है, 35%। और स्टेट बैंक कितना, गवर्नमेंट कितना देती है, 15%, याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक देगी 50, स्पॉन्सर बैंक देगी 35 और स्टेट बैंक देगी 15। इन सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100%। क्लियर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक आरआरबी के पास 9 डायरेक्टर होना चाहिए। कितना, 9 डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ भी काफी डिटेल में आपको चीज मिल ही रहा है। 9 डायरेक्टर किस तरह, कैसे कैसे देखिए स्ट्रक्चर देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक चेयरमैन और 2 डायरेक्टर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चेयरमैन, 2 डायरेक्टर। स्पॉन्सर बैंक का 2 डायरेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट का 2 डायरेक्टर। एक आरबीआई भेजेगी 100 और नमाज भेजेगी 100, इस टाइप से टोटल 9। ये हो गया आपका, यहाँ इधर 3 2 5 2 5 3 2 5 2 7 एक 8 और एक 9, टोटल कितना हो गया, 9, ठीक है। टोटल 9 डायरेक्टर रहेगा, ठीक। तो आरबीआई में टोटल डायरेक्टर कितना होगा बच्चों, टोटल 9 डायरेक्टर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई में टोटल 9 डायरेक्टर है। इस 9 डायरेक्टर में एक चेयरमैन है, 2 डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पॉन्सर बैंक, जैसे कि आपका प्राथमा बैंक का सिंडिकेट बैंक था, उसमें वो कितना भेजेगा स्पॉन्सर बैंक, 2। स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी 2 और आरबीआई भेजेगी 1 डायरेक्टर और नबार्ड भेजेगा 1 डायरेक्टर। इन सबको जोड़कर कितना होता है, 9। रेगुलेशन एंड सुपरविजन, इसको डिसाइड कौन करेगा, रेगुलेशन एंड सुपरविजन करेगा आरबीआई द्वारा, जिसको मेनली सुपरवाइज करेगा कौन, आपका नबार्ड। ध्यान रखिएगा, देखिए आरआरबी को मेनली सुपरवाइज करेगा कौन, आपका नबार्ड, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई। समझ में आया? फिर सुन लीजिए, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ये तो टर्म में बहुत यहाँ पर क्या ना, की टर्म आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत होता है। रीजनल रूरल बैंक को बोले, क्या बोले, इसको मेनली सुपरवाइज करेगा, ठीक है, मेनली सुपरवाइज करेगा, चलाने काम कौन करेगा, नाबार्ड। देखिए सुपरवाइज बाय नाबार्ड। और इसको मेनली रेगुलेट कौन करेगा, रेगुलेट करने काम करेगा आपका आरबीआई। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, कीवर्ड पे फोकस कीजिएगा। नंबर्स ऑफ आरआरबी, 1 अप्रैल 2020 तक 43 रीजनल रूरल बैंक था, ठीक है। देखिए क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसलिए एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मिनिमम CRAR कितना मेंटेन करना पड़ेगा, उसको देखिए। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, आरआरबी मस्ट मेंटेन मिनिमम कैपिटल 2, यहाँ पर देखिए 2 के बाद रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये जो था ना CRAR, रिस्क CRR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये आपका उसका शॉर्ट में ऐसे लिखाता है, देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका कैपिटल टू एसेट, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये CRAR का फुल फॉर्म है। ये कितना है, 9% है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें याद रखिएगा कितना है आपका, 9%। द वेसल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज 8%। जो वेसल का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो कितना है आपका, 8% है। स्टैंडर्ड कितना है, 8% है वेसल द्वारा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आरबीआई जो गाइड करा रखी है वो कितना आपका, 9% है। तो ध्यान में रखिए, आरबीआई करा रखिए 9, वेसल वाला स्टैंडर्ड लाइन कितना है, 8%, ठीक। रिकमेंडेशन टू आरआरबी,
जो आइडिया ऑफ स्टैब्लिश आरआरबी, जो मेन आइडिया था, जो उसको स्टैब्लिश करने का जो रिकमेंडेशन दिए थे, उनका नाम क्या था? नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975 में। इस बात को याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का रिकमेंडेशन, आरआरबी का रिकमेंडेशन कौन दिया था? आपका नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। रिवाइवल एंड रीऑर्गेनाइजेशन, चलपति राव कमेटी 2002 रिकमेंडेड द रिवाइवल एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरआरबी। ये आपका जो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन था, कमेटी थी, जो जब आरबीआई का, जब बार बार आरबीआई निकल जा रहा मुंह से मेरा, आरआरबी आरआरबी जब डूबने का कगार पे आई ना, तो उसको दोबारा रिकमेंड करके रिवाइवल करने का काम कौन करवाई थी? आपका चलपति राव कमेटी। लेकिन फर्स्ट टाइम ओपन करने का रिकमेंडेशन कौन दिया था? आपका नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। बात को ध्यान में रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। आपको बार बोल रहे की वर्ड पे बहुत अंतर पड़ता है। जो फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन देने वाले कौन थे? वो थे आपका नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। और जब वो खराब होने लगा, उसकी स्थिति परिस्थिति जब बिगड़ गया, तो उसको दोबारा रिवाइवल करने का जो कमेटी था, उसका नाम क्या था? चलपति राव कमेटी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे। तो यहाँ तक आप जो देखे थे, अभी तक आप क्या देखे? अभी तक देखिए आप कमर्शियल बैंक का, जो आपका शेड्यूल बैंक में जो कमर्शियल बैंक था, उसको देखिए। अब आप देखिए क्या कमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक आपका आने वाला है, तो एक बार डिफरेंस समझ लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब देखिए कमर्शियल बैंक जो है मेनली किससे रेगुलेट होता है? आपका रेगुलेशन एक्ट 1949 और आपका कंपनी एक्ट 2013 से। वहीं पर आपका जो कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड पार्सली बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मेनली वो रेगुलेट होता है, गवर्न होता है किससे? आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या फिर बोलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। तो ये तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा होगा, यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से दिखेगा। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, पहला मोटिव रहता है लोग का, भाई बैंक का हम लोग प्रॉफिट कमाएं। इन लोगों का क्या होता है? प्रोवाइड सर्विस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। जो भी मेंबर लोग आपस में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोला है, वो आपका कौन लोग आता है? आपका वो लोग मेनली काम क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे को हेल्प करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आप मेंबर बनिएगा ना, देखिएगा आप उस केवल मेंबर को ही लोन देता है। ठीक है, मेंबर को ही लोन देता है, और जो प्रॉफिट भी कमाता है मेंबर लोग को ही बांट देता है। ठीक है, ओनर लोग को नहीं आता, मेंबर लोग को ही चल जाता है वो पैसा। वोटिंग राइट कैसा है? वोटिंग राइट कुछ ऐसे प्रकार से है, बैंक में क्या आपके पास 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर पे 1 वोट। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक मेंबर पे 1 वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? 1 मेंबर का 1 वोट होगा, ऐसे है वो। एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये तो आपको पूरा अक्रॉस इंडिया मिलेगा। ठीक है, बैंक से तो आपको पूरा इंडिया भर में मिलेगा ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट में, रूरल एरिया में काम करते हुए दिखेगा। ठीक है, ये लोग एक प्रकार समझिए ना, एक प्रकार समझिए आप लोग इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये लोग। ठीक है, आप ये सुने होंगे, बहुत कोई लोग आपस में मिल करके ही छोटा छोटा पैसा जमा करके एक कोऑपरेटिव बैंक खोलता है, इस टाइप से है बच्चों, समझ में? टारगेट बराबर, ये कंपनी को, इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को, बैंक जो है जहां से पैसा अर्निंग हो सके, प्रॉफिट कमा सके, मेनली वैसा कस्टमर को टारगेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा, गरीब को अगर लोन मिलता है ना, उसका मेन कारण है आपका आरबीआई। अगर आरबीआई नहीं होना तो ये कंपनी किसी को लोन ना दे, गरीब को बिल्कुल ना दे, उसको पता गरीब लोग पैसा रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए ये लोग मेनली जो लोन देती है, ध्यान में रखते हैं भाई कि उसका रेपुटेशन अच्छा हो, नेम फेम अच्छा हो, उसके पास पैसा बहुत हो, या उसका प्लान प्रोजेक्ट में दम हो। ठीक है, और कॉर्पोरेट सोसाइटी में किसको मिलता है? जो आपका रजिस्टर्ड मेंबर है, जो बाहर को लोन भी नहीं देता है। कोई भी लेके वहां पैसा चल जाएगा, कितना सा प्लान है, लोन नहीं मिलेगा। लोन उसी को मिलेगा जो उसका मेंबर है। ठीक है, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में आप आ जाइए, आपको लोन थमा देगा। ठीक, हाँ, इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट और मार्केट रेट के हिसाब से रहेगा, जो अब ऐसा ज्यादा रहता है। अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक है, इसका ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहेगा, नेग्लिजिबल 3। इसका मान लीजिए, अगर मान लीजिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक में इसका आपको मिलेगा कितना? 11 से 14% ऐसा मिलेगा। इसका कितना मिलेगा? इसका आपको 3.5% में मिल जाएगा, 3.5% एनुअली। यहाँ पे एनुअली ही है, यहाँ पर एनुअली कितना रेट है? 11-14, यहाँ पर कितना आपको? 3.5% में ऐसे मिल जाएगा। बहुत अंतर है इंटरेस्ट रेट में। रेगुलेटरी कंट्रोल कौन है? इसका मेनली कंट्रोल करेगा भाई आरबीआई। ठीक है, इसका डुअल है, अंडर डुअल कंट्रोल। एक है आपका खुद आरबीआई जो करेगी मेंटेन, और दूसरा क्या आपका रजिस्ट्रार और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मैनेज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। वहाँ जो लोग होगा रजिस्ट्रार, वो लोग भी मेंटेन करेगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। एग्जाम्पल जैसे आपका एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब आपका कमर्शियल बैंक के अंदर आता है। ठीक है, इसमें अलग अलग कॉर्पोरेटिव बैंक है, बहुत सारा है, ये लोग थोड़ा नामी नामी है। सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सब क्या थोड़ा नामी नामी कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये मेन डिफरेंस था कोऑपरेटिव बैंक में और आपका कमर्शियल बैंक का डिफरेंस में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग
अब हम लोग कोऑपरेटिव बैंक का टाइप्स देखेंगे। उसमें आपका सबसे पहला क्या, आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक में भी दो तरह का है, एक है आपका शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव और एक है आपका क्या, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव। अब किसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक बोलते हो, देखिए शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक बोलने का मतलब होता है द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट। जो आपका शॉर्ट और मीडियम टर्म क्रेडिट जो प्रोवाइड करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जनरली कितना, लगभग लगभग वो आपका 15 से 36 मंथ का रहता है, ठीक है, 15 से 36 मंथ का। प्राइमरली फॉर सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मीटिंग डेलिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो ये जो हम लोग जो लोन मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव में, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो मेनली जो जैसे खासकर जो सीजनल नीड होता है ना, सीजनल नीड्स, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया आपका, जिसमें खेती किसानी में आपको सीड खरीदने का जरूरत पड़ेगा, केमिकल का जरूरत पड़ेगा, फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ेगा, इन सब के लिए मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इस सिस्टम का तीन, इसका एकदम स्ट्रिक्टली तीन टियर है, 3 टियर स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म का आपका, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव का, उसमें भी क्या आपका रूरल का, रूरल शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का 3 टियर स्ट्रक्चर है। जिसमें सबसे पहला क्या आपका स्टेट, सबसे पहला क्या आपका स्टेट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्स लेवल एट स्टेट, यानी कि अपेक्स लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी यही कहलाता है, ठीक है, अपेक्स लेवल यही कहलाता है। ये क्या करता है, दे फंड एंड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स, दे एक्ट एज अ क्रूशियल मिडिलमैन बिटवीन नाबार्ड एंड द लोअर टियर्स ऑफ कोऑपरेटिव। यानी कि यही आपका समझ एक प्रकार के अपेक्स कहलाता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्टेट लेवल पे है, ये बाकी दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, तो ध्यान रखिएगा। अपेक्स, अपेक्स लेके पूछा है और उसके आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा हुआ है, तो आपको टिक करना क्या, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, ठीक है। सिंपली पूछेगा भाई बैंकिंग की दुनिया में अपेक्स बॉडी कौन है, तो सबको पता है कि बैंकिंग की दुनिया में सबसे अपेक्स बॉडी तो आपका आरबीआई ही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो सेपरेटली वो पूछ रहा है, इट मींस व्हाट, क्या वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है ना, ठीक है। इसी को, इसी को शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, एसटीसीबी यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर क्या आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, ये मेनली क्या आपका मिडिल लेवल के लिए है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। ये क्या करेगा, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अबव देम एंड विलेज लेवल सोसाइटी बिलो देम, ठीक है। मतलब मेनली समझ लीजिए सिटी के अबव, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक सब है ना, वो मेनली आपका सिटी और आपका विलेज लेवल पे ये लोग कंसिडर करता है, यानी कि आसान भाषा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और कुछ है नहीं, बस सिंपली कम से कम देखिए मेन क्या है ना, मेन इसका नाम याद रखिएगा, और इस पर कुछ खास बात तो है नहीं, ठीक है। मिडिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मेन ये याद रखिएगा। फिर आपका क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अभी क्या ये मेनली खेती किसानी के लिए मिलता है, ठीक है। ये एकदम ग्रास लेवल पे यानी कि विलेज लेवल पे मिलता है, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, इंडिविजुअल जो फार्मर लोग है उसको डायरेक्टली हेल्प करना, ठीक है, इंडिविजुअल फार्मर और रूरल बॉरो को सीधा टारगेट करना, ये तीन है। तो स्टेट में किसा था आपका ये अपेक्स बॉडी है, ये आपका मिडिल पर्सन है, और ये क्या है आपका मेनली जो ग्रास लेवल पे है, जो सबसे नजदीक है किसान लोग का, वो कौन है आपका, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तीन तो आप देख लिए, ठीक है। फिर आपका क्या आपका लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, इसमें कितना आता है, ये आपका 5 साल से 10 साल तक, 5 साल से 20 साल के लिए, ठीक है, ये लंबा समय के लिए थोड़ा सा है। अनलाइक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर फॉलो, इसमें केवल ये दो टियर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एक क्या आपका, एक स्टेट और दूसरा आपका सीधा प्राइमरी, उसमें 3 था इसमें 2 है। ठीक है, क्या आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जो शॉर्ट में क्या बोलते हैं SCARDB, ठीक है, ये आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये क्या आपका अपेक्स लेवल का स्टेट है, स्टेट में भी से अपेक्स लेवल का बॉडी है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, दे ऑपरेट एट स्टेट लेवल, रेज लॉन्ग टर्म फंड्स, फ्लोटिंग डिबेंचर ऑफन सब्सक्राइब बाय नाबार्ड एंड प्रोवाइड फंडिंग टू द प्राइमरी बैंक्स। ये क्या है, यही आपका लॉन्ग टर्म फंड रेज करेगा, ठीक है। आपका जो ये जो मेन फंक्शन क्या है, इसका फंड लेकर के आपका सीधा सीधा कहाँ, आपका नाबार्ड तक पहुंचा देने काम ये करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर आपका नेक्स्ट है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब ये क्या बोला, देखिए ये कहाँ को मिलेगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये आपको मिलेगा क्या, ब्लॉक में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस सब में क्या है, दे डिस्टर्ब लॉन्ग टर्म लोन्स डायरेक्टेड टू द फार्मर, दिस लोन्स आर यूजुअली सिक्योर्ड अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये क्या है, आपको सिंपली समझिए डायरेक्टली किसान लोग को लोन प्रोवाइड करने का ये काम कर रहा होता है लंबे समय के लिए, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देखिए दोनों में था, दोनों में है ना,
शॉर्ट टर्म में भी आपका स्टेट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और आपका क्या प्राइमरी है। लॉन्ग टर्म में केवल दो ठो है, लॉन्ग टर्म में क्या आपका स्टेट है और दूसरा क्या आपका प्राइमरी है। ठीक है, स्टेट है, प्राइमरी है, जिसमें जिसमें जो स्टेट वाला है ये भी लंबा समय का लोन देता है, पर ये लंबा समय का लोन देता है, पर ये क्या करता है, दे ऑपरेट एज स्टेट लेवल पे रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय फ्लोटिंग डिबेंचर, जो फंड के सिक्योर करता है अपना डिबेंचर इशू करके करता है। ठीक है, ऑफिस सब्सक्राइब बाय नाबार्ड, मेनली इसको सब्सक्राइब, मेनली समझे नाबार्ड ही उसका जो डिबेंचर इशू करता है ना, मेनली नाबार्ड ही पैसा फंड करता है। थोड़ी देर पहले कुछ उल्टा बोल दिए थे क्या, थोड़ी देर पहले साहब बोल दिए थे कि नाबार्ड उसको पैसा, नाबार्ड को पैसा देती है, नहीं नाबार्ड उसको पैसा देती है। समझिए, जो नाबार्ड है ना, जो नाबार्ड ये आपका आरआरबी को पैसा देती है। ठीक है, ये आरआरबी को पैसा देती है, कैसे, उसका डिवेंचर को सब्सक्राइब करके, देखिए लिखा हुआ ना, ऑफिस सब्सक्राइब बाय नाबार्ड। ठीक है, एंड प्रोवाइड फंडिंग टू द प्राइमरी बैंक्स, और उसके बाद यही जो चीज है आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव ये है, ये आपको बाद में फिर बाकी प्राइमरी बैंक सबको फिर प्रोवाइड करती है। ठीक है, उस समय साथ हम गलती से बोल देते हैं कि नाबार्ड को पैसा देती है, नहीं, नाबार्ड उसको पैसा देता है। ठीक है, फिर प्राइमरी में क्या क्या है, प्राइमरी में आपका ब्लॉक में मिलेगा, तहसील में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। प्राइमरी भी आपका लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसको, डायरेक्टली किसान लोग को, डायरेक्टली किसान लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, अगर वहां से भी किसी प्रकार दिक्कत होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मेन डिफरेंस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिफरेंस है। 3 टियर स्ट्रक्चर है आपका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी, इसमें केवल दो है आपका, स्टेट और प्राइमरी। क्लियर है। लोन पर्पस, ये लोग लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, मेनली आपका किसे, जैसे आपका सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म के लिए देती है, तो लॉन्ग टर्म में देती है मतलब क्या हैवी पैसा देती होगी, तब ना भाई लंबा समय तक रिपे करने जरूरत पड़ने से क्या, फार्मर को ट्रैक्टर खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो वो काम पड़ेगा। जनरल ड्यूरेशन कितना होता है, 1 से लेकर 3 साल, इसका क्या है 5 से लेकर 20 साल। सिक्योरिटी कोलेटरल, जैसे इसमें सिक्योरिटी क्या मांगता है, जैसे कि जो क्रॉप सब है, जो फसल उगाए हैं, जो खेत में दिख रहा है, वो हो गया। पर्सनल सिक्योरिटी, घर में अगर कोई गहना होना है तो, या फिर जो फसल वसल उगाए उसका जाके थमा सकते हैं वो। इसमें क्या है, ये जो आपका लॉन्ग टर्म है, लोन्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पर जो लंबा समय के लोन दे रहे, इसमें क्या आपको हैवी लोन देगा, मोटा अमाउंट में पैसा देगा, तो सिक्योरिटी भी तगड़ा लेगा। इसमें क्या है आपको बहुत ही छोटा अमाउंट का लोन दे रहा है यार, एकदम छोटा नहीं, मतलब डिसीजन में भी दे रहा है, तो भाई आपका ज्यादा कुछ ले नहीं रहा है, वो पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पे क्रॉप्स रख ले रहा है, और पर्सनल कुछ कुछ गहना उना आप दे सकते हैं, तो सेफ्टी पर्पज के लिए। फिर क्या है, वैसे शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अब इसमें ग्रास रूट क्या है, इसमें ग्रास रूट पे कौन रहता है, मेन ग्रास रूट में, ये मेनली ग्रास रूट पे फोकस क्यों कर रहा है, ग्रास रूट पे इसलिए भाई कि मेनली फार्मर से कनेक्टेड कौन है, तो जो शॉर्ट टर्म वाला है उसमें मेनली से कौन है आपका प्राइमरी वाला PSCS, और इसमें भी आपका PSCS, दोनों में प्राइमरी जो लिखा हुआ है ना, वो आपका मेनली फार्मर से डायरेक्टली कनेक्ट है। बस क्या है, ये आपका देता है शॉर्ट टर्म के लिए, ये देता है पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तब डेली बेसिस के लिए ले रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब क्या, वो कैपिटल लेगा, मशीन खरीदेगा, ट्रैक्टर तो खरीदेगा, इसके लिए वो मेनली ले रहा है। समझ में आया। फिर आपका क्या, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी, अर्बन मतलब क्या, सिटी एरिया में भी आपको दो तरह का मिलेगा, एक सिंगल स्टेट और एक आपको मल्टीपल स्टेट। क्या बोलता है सुनिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ गया आपको, होता क्या, दो जगह मिलेगा आपको। हिस्टोरिकल कुछ इसका हिस्ट्री है, सो देख लीजिए। द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया क्या होता है आपका, अनुन्नय सहकारी मंडली बैंक। ठीक है, जो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था वो क्या था आपका, अनुन्नय सहकारी आपका मंडली बैंक था। ठीक है, जो स्टैब्लिश कहाँ हुआ था आपका, बड़ौदा में। ठीक, कब 1889 में, किसका गाइडेंस के अंदर, वित्तल लक्ष्मण भाऊ साहेब कावेतकर, ये इनका पूरा लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, ये इनका लंबा चौड़ा नाम है, वित्तल लक्ष्मण भाऊ साहेब और कावेतकर, ये इनका पूरा नाम है। ये पहला हम लोग का जो अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसका नाम क्या था, अनुन्नय सहकारी मंडली बैंक। कहाँ था वो, मेनली बड़ौदा में 1889 में हुआ था। अब रजिस्ट्रेशन सुनिए, एरिया ऑफ ऑपरेशन, लोग ऑपरेशन कहाँ कहाँ रहता है, एक इस तरह का दो बैंक मिलेगा आपको, एक सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सिंगल स्टेट मतलब जो आपका एक स्टेट पे केवल ऑपरेट कर रही हो, ठीक है, केवल सिंगल स्टेट पे ऑपरेट कर रही है। रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पर ये देखिए सिंगल, और ये क्या मल्टीपल स्टेट, ये क्या आपका एक से अधिक स्टेट वो काम कर रही है, तो क्या कहलाएगा आपका मल्टीपल स्टेट। रजिस्टर्ड अंडर मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या था, वो स्टेट गवर्नमेंट था।
ये देखिए, आपका सिंगल स्टेट वाला में आपको स्टेट गवर्नमेंट है, और जब आपको मल्टीपल स्टेट हो जाएगा तो ऑब्वियस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। नहीं, जब एग्जाम भी दीजिएगा, देखिएगा आप एग्जाम दे स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कौन इसको हैंडल कर रहा है? आपका स्टेट गवर्नमेंट। और ये मेनली एलिजिबल स्टेट के लिए होता है। और अगर नेट निकालिएगा तो क्या आपका सेंट्रल लेवल के होता है। उसी प्रकार से जो सिंगल स्टेट में अगर आपका केवल काम है तो ऑब्वियस उसको स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी, और अगर आपका मल्टीपल स्टेट में आपका काम चल रहा है तो उसको ऑब्वियस उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट से आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा और आपको एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। नोट, सीआरआर और एसएलआर परसेंटेज आर डिसाइडेड बाय आरबीआई। सीआरआर कितना मेंटेन करना पड़ेगा और एसएलआर कितना मेंटेन करेगा उसको डिसाइड कौन करे? एक कोऑपरेटिव बैंक में बता रहे हैं, उसको मेनली आरबीआई डिसाइड करेगी। ऑडिट रिक्वायरमेंट जरूरी है क्या कोऑपरेटिव बैंक सबका? तो both schedule and non cooperative urban cooperative bank must undergo statutory audit every year। यानी कि लोग को हर हाल में आपका शेड्यूल बैंक हो चाहे नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कोई कुछ भी हो, उसको हर हाल में आपका ऑडिट पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है। ऑडिट क्या होता है आपको आई होप पता होता है कि हर कंपनी को साल में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी प्रोफेशनल के हाथों चेक कराना पड़ता है। प्रोफेशनल में कौन कौन है? आपको सीए है, सीएस है, सीए में है, वो जो इस फील्ड में होगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है। तो एक प्रोफेशनल लोग से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बार चेक कराना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेनली ऑडिट, आसान भाषा में। अब देखिए ये 5 में क्या था? इनहेंस आरबीआई सुपरविजन 2020। इसमें क्या हुआ था कि ये पीएमसी यानी कि जो बैंक फ्रॉड हुआ था ना पंजाब और महाराष्ट्र बैंक में, ये पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था। अब इसमें क्या हुआ था कि फ्रॉड हुआ सितंबर 2019 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंड इन 2020। तो उस समय क्या था ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को थोड़ा अमेंड कर दिया गया, और इसका कारण क्या होगा? आरबीआई रिसीव स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी एंड सुपरविजन पावर और ओवरऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, ठीक है, जो पहले मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रेगुलेट हो रही थी। इस फ्रॉड के बाद में क्या होता है ना, पब्लिक लोग बहुत गुस्सा किया था। ठीक है। ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो फ्रॉड हुआ था, ये ज़्यादा पहले का बात नहीं है, 2019-20 की ही बात है। तो इसमें जो जो फ्रॉड हुआ था ना, तो उसमें बहुत कोई लोग गुस्सा की किस पे? आरबीआई पे, कि आप क्या कर रहे थे। तो ये तो उस समय तक उसका वो कंट्रोल में नहीं था। आरबीआई अपना सब सफाई में बोला भाई कि ये मेरे अंडर में आता है, नहीं है, मेरे पास उतना पावर नहीं, इसको हम देखने जाएं। तो बाद में गवर्नमेंट उस नियम को चेंज कर दी और बहुत सारा पावर फाइनली आरबीआई को दे दिया गया। पर ना ऐसा करने का मेन कारण क्या था? द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर, और यही सेम। ठीक है। तो भाई पब्लिक लोग का जो पैसा है उसको डिपॉजिट जो सेफ्टी है वो हो सके, जो डिपॉजिट है वो सेफ रहे, ये मेन पर्पस था। अब देखिए यहाँ से आता है आपका क्या? डेवलपमेंट बैंक। अभी तक हम लोग सब शेड्यूल बैंक ही देख रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, अब क्या? डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक के बच्चों, यहाँ एक को भी आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस जान लीजिए कि ये लोग आपका डेवलपमेंट बैंक के अंदर आता है। आपका नबार्ड, सिडबी, आईएफसीआई, आपका एक्सिम, एनएचबी, ये सब आपका डेवलपमेंट बैंक के अंदर में आता है। इन लोग के हम एकदम सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अलग ये लोग टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक है, आपको पता होगा। नबार्ड आप अकेले ही एक पूरा वीडियो खाएगा। ठीक है। अब शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल बैंक का डिफरेंस देख लिया। अब देखिए जो बैंकिंग का जो हम लोग चार्ट बनाए थे, बैंकिंग में जो चार्ट बनाए थे उसको 2 भाग में बांटे थे। एक था क्या? आपका शेड्यूल बैंक, एक था क्या हम लोग का? नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के अंदर में हम लोग 3 ठो देखे थे। 3 कौन देखे थे? एक हम लोग देखे कॉमर्शियल बैंक, एक देखे हम लोग कोऑपरेटिव बैंक, एक देखे हम लोग क्या? डेवलपमेंट बैंक। ये 3। अब ये इसको हम लोग पूरा पढ़ लिए, ये वाला पार्ट। अब हम लोग देखें क्या? नॉन शेड्यूल बैंक। ये नॉन शेड्यूल होगा, नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है। अब देखिए देखते हैं, चलिए डिफरेंस बिटवीन। उसमें कुछ खास नहीं है नॉन शेड्यूल में, क्योंकि खास होता तो फिर वो आरबीआई के अंडर आ जाता। ठीक, तो कंट्रोल करना जरूरी है। तो देखिए शेड्यूल बैंक में और नॉन शेड्यूल बैंक में मेन डिफरेंस क्या है? ये आपका जैसे बताया था, शेड्यूल बैंक कहाँ लिस्ट हो जाएगा? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। ऐसा कोई लिस्ट यहाँ पर है नहीं। पहला जो डिफरेंस ये है बच्चों। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? मिनिमम कैपिटल 5 लाख। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व मस्ट बी एटलीस्ट 5 लाख। और इसमें पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आर लेस देन 5 लाख, 5 लाख से कम भी रहेगा तो भी चलेगा, वो नॉन शेड्यूल है। फिर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई पैसा कौन ले सकता है? ये बोरो कर सकता है, ये बोरो नहीं कर सकता है। ठीक है। आरबीआई इसको हेल्प नहीं करेगी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का फैसिलिटी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सीआरआर मेंटेन, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसको मेंटेन कैन मेंटेन देयर सीआरआर बैलेंस विद देमसेल्फ और नॉट नेसेसरली विद आरबीआई। तो जो इन्हें कि आरबीआई को जमा करें या चाहे तो कर भी सकती है। ठीक। फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन, इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन मिलेगा शेड्यूल वाला बैंक को, इसको फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक। अलग अलग बैंक से ट्रांजेक्शन करने के बाद सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना वो। पीरियोडिक रिटर्न, इसको एकदम हर हाल में शेड्यूल बैंक को जमा करने पड़ेगा, और ये लोग को शेड्यूल पे जमा करने पीरियोडिक में अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है
उसको दिखाने उखाने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेन बच्चों डिफरेंस। अच्छा और भी है, एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, आरआरबी, ये सब क्या है आपका फॉरेन बैंक, ये सब हम लोग शेड्यूल बैंक के अंदर में आता है। शेड्यूल बैंक के अंदर वो तीन चीज पूरा, एक आपका पूरा का पूरा कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर बहुत सारा आएगा, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बोलते हैं, आरआरबी आएगा। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा कोऑपरेटिव बैंक सब, इसमें आपका रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, फिर आपका क्या था इसमें डेवलपमेंट बैंक, तो ये सब तीन इसी में है। नॉन शेड्यूल बैंक में क्या, जैसे आपका लोकल एरिया बैंक से भी होता है, जैसे लाइक कोस्टल एरिया, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, ये सब है, ये सब लोकल बैंक है, छोटा छोटा जगह में रहता है, ठीक है। अब उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का डेट में लगभग लगभग जितना भी है नॉन शेड्यूल बैंक हट गया है, पहले की तरह नहीं है, ठीक है। तो मेन ये आपका मोटा मोटी स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इन सब के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस फंक्शन वही से पूछेगा। तो आई होप आपको इसमें से स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इसमें आपको जितना हो सका हम पूरा चीज कवर करने की कोशिश किए बच्चों, कम समय में, किसी प्रकार का फालतू मजाक भी नहीं किए, वरना लंबा खींचने में क्या ही जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।